डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए एक रैंडम शुगर इज नॉट राइट, यू मस्ट गेट अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इनके पास तो मीन्स ही नहीं होते, बस दवाई खा रहे हैं चने मुरमुरे की तरह। दे हैव नो आइडिया अगर दोनों पेरेंट्स में एक को डायबिटीज है तो 50% चांस आपको हो जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होती है या फिर ये सिर्फ उम्र दराज लोगों की बीमारी है? अरे भाई, अगर ऐसा होता तो आधी दुनिया रसगुल्ले खाते ही अस्पताल में पड़ी होती। आज हम डायबिटीज से जुड़े उन मिथ्स और सच्चाइयों का खुलासा करने वाले हैं जो अब तक आपको कंफ्यूज करते आए हैं, और इन्हीं सीक्रेट्स को ओपन करने के लिए आज डियर डॉक्टर की सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी जी। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली हैं सिर्फ आपके काम की बातें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताइए कि डायबिटीज एक्चुअली क्या होती है और वो हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करती है। डायबिटीज मेलिटस पूरा नाम है बीमारी का। डायबिटीज यानी बहना और मेलिटस यानी मीठा, तो एक ग्रीक शब्द से ये निकला है, यानी शरीर से कोई मीठा द्रव बह रहा है। अगर हम देखें कि शरीर में एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज पेट के नीचे जो इंसुलिन बनाती है, और डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता या कम बनता है, और जो बनता है उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो खाना पचने के बाद आंत में ग्लूकोज बन के ब्लड में आता है, और ब्लड से ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि इसका उपयोग शरीर को एनर्जी देने के लिए हो। यही खाने का काम है कि आप खाना खाइए, खाने से आपको एनर्जी मिले और शरीर अपना काम कर सके। और ये काम ब्लड के ग्लूकोज को शरीर में सही ढंग से उपयोग के लिए पैनक्रियाज ग्लैंड जो इंसुलिन बनाता है उससे ये होता है। तो जब शुगर नॉर्मली जब तक पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता रहता है तो शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन करीब जब 50% पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, तब जब आप खाना खाते हैं तो खाना पचने के बाद आंत में ग्लूकोज बन के ब्लड में तो आ गया, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से ये ब्लड से नहीं हट पाता, और जब खाली पेट हमारी शुगर 126 के ऊपर या खाने के बाद वाली 200 मिलीग्राम के ऊपर जाती है तो हम कहते हैं मरीज को शुगर हो गई। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में हम लोग एक समय था सुनते थे, लेकिन अब आज के समय में अगर देखें तो बहुत सुनने में आ रहा है कि कम उम्र में बच्चों को भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ रही है, या उनमें सुनने को भी आ रहा है। डायबिटीज़ बच्चों में दो तरीके से हो सकती है जी। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कि उनका पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो इन बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें ज़िंदा रहने के लिए उनको जीवन पर्यंत इंसुलिन लेने के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ आजकल प्रॉब्लम है वो जंक फूड की है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की है, मोबाइल और वीडियो गेम्स की है। उसकी वजह से जो मोटापा कम उम्र के बच्चों में बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत तादाद में बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ से भी ग्रसित हो रहे हैं। और इनमें ऑब्वियसली अगर वेट लॉस होगा और वज़न कम करेंगे, इनमें डायबिटीज़ को जीवन शैली में बदलाव करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जब चर्चा छिड़ी है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को इनके बारे में बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है। डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों ही खतरनाक हैं। लेकिन जो टाइप 1 होती है वो छोटे बच्चों में होती है जिनका पैनक्रियाज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो गया पैनक्रियाज तो अचानक उनके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कभी कभी वो डायबिटिक कोमा में चले जाते हैं। तो इनिशियल मैनिफेस्टेशन जो टाइप 1 की होती हैं वो काफ़ी खतरनाक और जानलेवा होती हैं। और जैसे मैंने कहा टाइप 1 में पूरी तरह से पैनक्रियाज नष्ट होता है, तो इसलिए उनको जिंदा रहने के लिए जीवन भर इंसुलिन लेना आवश्यक है। कम उम्र में होती हैं तो 10, 15, 20 साल में उनको गुर्दा रोग और उनकी आँखों पे असर, उनकी नसों पे असर, ये सब जल्दी होता है। यंग एज मतलब दूसरे तीसरे दशक में लाइफ के होने लगती हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बेसिकली इंसुलिन कम बन रहा है, लेकिन जो बन रहा है उसकी कार्यक्षमता भी कम है।
और ये ज़्यादातर जीवन शैली में जो खराबियां हैं उसकी वजह से, मोटापा है, ज़्यादा जंक फूड खाना, अधिक वसा युक्त, अधिक कैलोरी युक्त खाना खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आलसी रहना। जो पहले बच्चे गुल्ली डंडा स्टापू खेलते थे, अब घर पे काउच पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलते हैं और पिज्ज़ा खाते हैं। तो ये सब जो पाश्चात्य संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर आया है, उसकी वजह से डायबिटीज़ नाउ हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। तो सब इस बीच आपने डायबिटिक कोमा का नाम लिया जी। ये क्या टर्म है डायबिटिक कोमा? सो डायबिटीज़ की वजह से आदमी का बेहोश होना, मरीज का बेहोश होना, ये दो स्थितियों में होता है। एक, अगर शुगर बहुत लो हो जाती है तो वो भी मरीज बेहोश हो सकता है, उसको भी हम डायबिटिक कोमा कहेंगे। और दूसरा, जब शुगर बहुत बढ़ जाती है तो सारा जो खाना मरीज खा रहा है वो तो पेशाब में निकल गया। तो जब शरीर से सारा खाना जो आप खा रहे हैं वो पेशाब में निकल गया तो शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो शरीर अपनी वसा और अपनी मांसपेशी को जलाने लगता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसकी वजह से शरीर में अम्ल, एसिड पैदा होता है, जो ब्लड और पेशाब में कीटोन्स बन के निकलता है। जब शरीर में कीटोन्स बहुत अधिक हो जाते हैं तो जी मिसलाना, उल्टी, पेट में दर्द और यही चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं तो डिहाइड्रेशन और डायबिटिक कोमा हो सकता है। तो लो शुगर में भी कोमा हो सकता है और हाई शुगर में भी कोमा हो सकता है। जेनेटिक एक कारण हो सकता है डायबिटीज़ का, कि अगर हमारे पूर्वजों को या हमारे पुरखों को, बड़ों को रही है तो फिर दूसरी पीढ़ी को भी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पिछली पीढ़ी को डायबिटीज़ नहीं रही हो और इस पीढ़ी में किसी को डायबिटीज़ के लक्षण दिखने लगे हों, तो उसकी शुरुआत होने के क्या कारण हो सकते हैं? डायबिटीज़ एक जेनेटिक बीमारी तो है, आनुवांशिक तो है। अगर किसी के परिवार में सगे संबंधियों में डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की खतरा, आशंका बहुत ज़्यादा है। हम लोग कहते हैं अगर दोनों पेरेंट्स में एक को डायबिटीज़ है तो 50% चांस आपको हो जाएगी, और अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटीज़ हैं तो 80% चांस है कि आपको शुगर हो जाएगी। और अगर पेरेंट्स में ना भी हो बट उधर दादी, बाबा, नाना, नानी, मामा, मौसी, चाचा, बुआ अगर वो भी हैं तो भी 25% है। तो वन ऑफ द रीज़न जिनको हम कहते हैं कि किन लोगों को अपनी शुगर टेस्ट करानी चाहिए, जिनमें परिवार में सगे संबंधियों में डायबिटीज़ है, उनमें हम लोग कहते हैं कि हर साल अपनी डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और ये जो स्क्रीनिंग हो उसकी शुरुआत कौन से एज से कर देनी चाहिए? नॉर्मली हम लोग कहते हैं 25 साल की उम्र हो, परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, व्यक्ति मोटा हो, उसका BMI 24-25 से ज़्यादा हो, या उसको ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, लेडीज़ में अगर उसे पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी हो, या उसको PCOD है, तो इन सब में स्क्रीनिंग जल्दी होनी चाहिए। और उस स्क्रीनिंग के लिए जो हम टेस्ट कहते हैं वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, जिसमें आप खाली पेट ब्लड दे के और 75 ग्राम ग्लूकोज लेकर फिर PP शुगर कराते हैं। तो हर साल ये GTT टेस्ट इन हाई रिस्क पेशेंट्स में होना चाहिए, जिससे आप बीमारी को जल्दी पकड़ सकें, उसका जल्दी इलाज कर सकें और डायबिटीज़ द्वारा जो जटिलताएं होती हैं उनसे मरीज को बचाया जा सके। तो ये टेस्टिंग के अलावा डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कुछ सिम्टम्स की जिनसे ये समझ में आ सके कि अच्छा अब हमें अवेयर हो जाना चाहिए डायबिटीज़ को लेकर, तो वो कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में 50% में कोई लक्षण नहीं होते। ऑलमोस्ट 40% मरीज जब आप डायग्नोज करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो ऑलरेडी उनमें कुछ फॉर्म ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कमज़ोरी लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा खाने के बावजूद उसका वज़न कम हो रहा है, हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है, आँखों की दृष्टि कम हो रही है, घाव कोई हो रहा है जो कि भरता नहीं है, डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। लेकिन 50% में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि इसीलिए जो हाई रिस्क
लोग हैं उनमें अपनी एनुअल स्क्रीनिंग में डायबिटीज़ का टेस्ट होना चाहिए। कई बार मरीज़ कैटरैक्ट के लिए जाता है तो उसको पता लगता है, कोई सर्जरी होनी है तब पता लगता है, वो आईसीयू में भर्ती हुआ किसी निमोनिया के लिए तब पता लगता है। तो कई बार सिम्टम्स नहीं होते और कई बार जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स, किसी को हार्ट अटैक हुआ उसे पता ही नहीं कि डायबिटीज है, ही डजंट नो। तो जब पहली बार कई बार ऐसे पता लगता है। डॉक्टर साहब, अचानक से जब किसी को मालूम पड़ जाता है कि मुझे डायबिटीज़ है तो पेशेंट जो होते हैं वो तुरंत घबरा जाते हैं। ऐसे में बिना घबराए बहुत सहूलियत के साथ सबसे पहली चीज़ें क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो आई थिंक उसको अपना ज्ञान बढ़ाना है और ही इज़ लकी, ही और शी इज़ लकी अगर वो ऐसे चिकित्सक के पास पहुंच जाए जो उसका ज्ञानवर्धन अपने आप या डायबिटिक एजुकेटर के द्वारा दिए। एक फादर ऑफ डायबिटीज़ थे सर जॉसलिन, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो डायबिटिक मरीज़ अपने रोग के बारे में जितनी अधिक जानकारी रखता है वो उतना स्वस्थ लंबा पूरा जीवन जी सकता है। तो इसलिए मरीज़ को पहले ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या हैं, इसे कंट्रोल कैसा किया जाए, इसमें खान पान की क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, ग्लूकोमीटर द्वारा आप शुगर पे कैसे निगरानी रख सकें। तो ये सब अगर प्रॉपरली डायबिटिक पेशेंट को एजुकेट किया जाए तो ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। और उसके बाद जब मरीज को ज्ञान हो जाता है तो शुरू में पैनिक ज़रूर होता है। कोई भी क्रॉनिक बीमारी पता लगती है तो आदमी सोचते हैं अरे मेरे को कैसे हो गया, मेरे यहाँ तो किसी को नहीं है। लेकिन उसको बताना पड़ेगा और उसको ही, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाला रोग है, आपको जीवन पर्यंत परहेज भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, शुगर पे निगरानी भी करनी है, दवा भी लेनी है। तो उसको एक सकारात्मक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। और फिर जैसा मैंने कहा कि कोई रीज़न नहीं है, आप शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, पूरी जीवन आराम से बिता सकते हैं, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड योर डिजीज एंड यू कंट्रोल इट वेल। वहीं डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अरे मुझे चेकअप ही नहीं कराना, मालूम पड़ जाएगा तो शायद मैं और बीमार हो जाऊंगा। अब वो तो देखिए, वो तो मानसिकता की बात है। बट धीरे धीरे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। लेकिन आई एग्री कि अभी भी जब हम लोग कैंप्स वगैरह करते हैं तो जो लोअर क्लास के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इनके पास तो मीन्स ही नहीं होते, बस दवाई खा रहे हैं चने मुरमुरे की तरह। दे हैव नो आइडिया कि डायबिटीज़ जो साइलेंट किलर हम जिसको कहते हैं, उसके दूरगामी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब हम लोग डायबिटीज़ की बात करते हैं तो एक दिमाग में आता है कि सिर्फ मीठे से परहेज करना है। तो मीठे के अलावा और किन किन चीज़ों से परहेज करना है ये बताइए। तो जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डाइट उसको कंट्रोल करने का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। डाइट, एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड मॉनिटरिंग। दवा इज़ लास्ट, बिकॉज वो तो आपको डॉक्टर देगा। तो डाइट में सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट है उसको अपना आइडियल बॉडी वेट, आदर्श शारीरिक वज़न जो है वो अचीव करना चाहिए, जो भी उसकी हाइट और वेट के हिसाब से है। उसके हिसाब से उसकी क्या दिनचर्या है। सपोज वो घर में कुछ भी काम नहीं करता, बैठा रहता है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। और जो दिन भर लेबरर है, जो धूप में 10 घंटे काम करता है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो उसके हिसाब से हम लोग एक कैलोरी का मतलब है जो खाने से जो ऊर्जा मिलती है उसका नाप तोल हम कैलोरी में करते हैं। और पानी को छोड़ के हर खाने की चीज़ से कैलोरी मिलती है, कम या ज़्यादा। तो हाइट, वेट, दिनचर्या, एज, सेक्स और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ग्रोइंग बच्चे हैं, प्रेगनेंसी है, उनमें कैलोरी अलग चाहिए। तो उसके हिसाब से हम एक डाइट कैलोरी वाइज निर्धारित करते हैं। उसमें जो उनके रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, विटामिन्स हैं, उसके हिसाब से डाइट निर्धारित करते हैं। तो पहले ये कहते थे मीठा नहीं खाना, लेकिन जो भी चीज़ ज़्यादा कैलोरी देती है वो फिर नुकसान करती है। अब आप एक मुट्ठी मूंगफली लीजिए, 15 ग्राम मूंगफली में 100 कैलोरी मिलती है, विच इज़ इक्वलेंट टू 1 चपाती। तो सर्दी में अक्सर मरीज आते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब पता नहीं सर्दी में मेरी शुगर क्यों बढ़ जाती है। जब 100 ग्राम मूंगफली रोज खाओगे तो बट नेचुरल है कैलोरी पहुंच जाएगी। तो अधिक वसा युक्त
अधिक कैलोरी युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, अभी बीच में जैसे आपने कुछ टेस्ट बताए थे कि अगर डायबिटीज़ के लिए ये वाले स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और टेस्ट के बारे में बताएं कि कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो जैसे हार्ट के लिए हम एंजियोग्राफी कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वैसे डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए एक रैंडम शुगर इज़ नॉट राइट। यू मस्ट गेट अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी शुगर नॉर्मल है, आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं। उसके बाद एक जांच होती है HbA1c, जो पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताती है। आज की शुगर 100 है, 200 है, 300 है, ये तो इस पे डिपेंडेंट है कि आज आपने क्या खाया, रूखी रोटी खाई, पूरी खाई, पराठा खाया, बिरयानी खाई। लेकिन 24/7 जब हम 90 डेज तक लगातार अपनी शुगर को नापते हैं और उसका एवरेज भी निकाल लें तो HbA1c आता है, और अच्छा कंट्रोल हम डायबिटीज़ का मानते हैं अगर ये 7% से नीचे है। फिर जब लंबे समय तक डायबिटीज़ होती है तो पेशाब में प्रोटीन निकलने लगता है, जिसको हम लोगों को हर साल 6 महीने में यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि शुगर का असर पैरों की नसों पे होता है तो पैरों की नसों की जांच न्यूरोपैथी करानी चाहिए। आँख के पर्दे पे होता है तो आँख के लिए रेटिना, जैसे ही टाइप 2 डायग्नोज हो, आपको नहीं मालूम कब से है, तो इसलिए पैरों की नसों की जांच, आँख के पर्दे की जांच, थायराइड की जांच, क्योंकि शुगर इज़ नॉट ओनली शुगर। शुगर का मतलब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा सभी है। तो आपको लिपिड प्रोफाइल करा के अच्छा और बुरा LDL और HDL के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ख़राब कोलेस्ट्रॉल के थक्के जो बनते हैं वो स्ट्रोक और हार्ट अटैक करते हैं। तो अगर LDL बढ़ा है तो उसके लिए भी दवा लेनी पड़ती है। अगर शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी नापना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर के शुगर के साथ ब्लड प्रेशर है तो आपके हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे डबल नुकसान हो रहा है। तो एज अ डायबिटिक आपको अपने BP को और अच्छा कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग में आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, शुगर हाई होना इज़ अ डिफरेंट थिंग और शुगर लो होना ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? दोनों ही खतरनाक हैं और दोनों ही ख़राब हैं। हाई में तो मैंने आपको बताया कि आपका कोमा तक हो सकता है, और बाकी जब अगर आपकी शुगर हाई रहती है तो फिर आपकी जो नाड़ियां हैं उनमें शुगर और वसा जाके जमने लगती है, जिसकी वजह से वो नाड़ियां संकुचित हो जाती हैं, क्लॉट्स बनते हैं, और यही क्लॉट टूट के ब्रेन में गया तो लकवा हो सकता है, हार्ट में गया तो एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है। तो हाई शुगर इज़ डेफिनेटली अ नो। यस, लो शुगर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब लो शुगर होगी तो मरीज को डर लगता है। जो लो शुगर में उसके हाथ कांपेंगे, उसको पसीना आएगा, उसके सर में दर्द होगा, उसको कंपन होगी, सो ही स्टार्ट्स फीलिंग स्कैर्ड कि कहिया मेरी शुगर लो ना हो जाए। तो डर के मारे वो शुगर के अच्छे नियंत्रण से डरता है, जिसकी वजह से उसकी शुगर बढ़ी रहेगी। अच्छा कंट्रोल वो है जिसमें ना हाई हो ना लो। ये जो रोलर कोस्टर कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ स्टेबल कंट्रोल। हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें करें जिससे हम इस डायबिटीज़ को अपने लेवल पे कंट्रोल में ला सकें? आपको A, B, C और O को कंट्रोल करना है। A यानी वो 3 महीने का एवरेज HbA1c यानी शुगर, B यानी ब्लड प्रेशर, C यानी कोलेस्ट्रॉल, और O यानी ओबेसिटी। बिकॉज जो मोटापा है वो, अगर शुगर के मरीज में मोटापा है तो वो एक जंगल की खाद की तरह है, जिससे 200 से ज़्यादा बीमारियां पेड़ों की तरह निकलती है। आई सेड वजन इज़ अ बैंक बैलेंस। आपको वजन कम करना है, क्या करोगे? कम खाओगे, कम जमा करोगे, ज़्यादा खर्चा करोगे, ज़्यादा एक्सरसाइज से कैलोरी बर्न करोगे। तो मुझे लगता, एंड स्मोकिंग शुड बी एब्सोल्युटली अवॉइडेड। तंबाकू किसी भी फॉर्म में आपको हार्मफुल है, बिकॉज तंबाकू जो है वो नाड़ियों में सुकड़न पैदा करता है, और डायबिटीज़ में भी नाड़ियों में सुकड़न होती है। तो कहते हैं जो व्यक्ति डायबिटिक है और तंबाकू का सेवन कर रहा है वो एक ज्वालामुखी की तरह है, कभी भी फट जाएगा। फट क्या जाएगा? उसको स्ट्रोक होगा या हार्ट अटैक होगा। तो अगर 5 गुना खतरा ज़्यादा है डायबिटीज़ में स्ट्रोक और हार्ट अटैक का, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो उस खतरे को 10 गुना कर देते हैं। तो दैट शुड बी अवॉइडेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
डायबिटीज़ एंड शुगर को लेकर आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so very much for having me on this. Thank you.